Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are starting our course which is Design and Analysis of Algorithms. ठीक है, हमारा कोर्स कोड जो है वो 201 है और लेकिन आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैं जो मेरी एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, मैं एज ए प्रोग्रामर जो है वो डिफरेंट NGOs वगैरह के साथ वर्क कर चुका हूँ और रिसेंटली आई एम टीचिंग डिफरेंट मॉड्यूल्स जैसे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अदर लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस. फाइन. इससे पहले कि आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को इसके प्री रिक्विजिट के बारे में और बुक्स के बारे में बताना चाहूँगा. हमारे पास जो हमने बुक फॉलो करनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए रिकमेंडेड बुक है वो है कोरमैन की बुक है. आप इसका एडिशन 3rd या आप लोग 2nd भी ले सकते हैं. इसके अलावा जो आपके पास एज ए रेफरेंस के तौर पे आप लोग बुक यूज़ कर सकते हैं वो आपके पास एक एलन की है और सेकंड वन जो है आपके पास वेज़ली की है. उनके भी डिफरेंट जो लेटेस्ट आपको एडिशन मिल जाता है 3 और 2 वो आप लोग जो है मार्केट से ले सकते हैं. ठीक हो गया. प्री रिक्विजिट जो हमारे इस सब्जेक्ट के हैं वो तो डेटा स्ट्रक्चर और C लैंग्वेज है, यानी कि आपको इस सब्जेक्ट को इसको पढ़ने के लिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे प्रोग्रामिंग जो सिंटैक्सेस हैं वो हम यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स. और इसके अलावा जो है डेटा स्ट्रक्चर जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है लाइक एरे, स्टैक, क्यू एंड ट्री एंड ग्राफ जो है हमारे पास, इनकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास क्या हैं. यानी कि इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इनके बारे में जानना लाजमी है. फिर हमारे पास है कि इस कोर्स में हमने कवर कौन कौन से टॉपिक करने होंगे. हमारा जो आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इट विल बी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, यानी रीकैप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कि मैं आपको इसमें पूरा एक वो बता दूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो हमें आगे इस कोर्स में हेल्प कर सकते हैं और वो कैसे करेंगे और हमें उनका फंक्शन पहले से जो है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा फिर हमने एल्गोरिथम और एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, उसकी नोटेशंस क्या हैं, हम एल्गोरिथम राइट कैसे करेंगे, फिर उसके बाद उसकी कम्प्लेक्सिटी को हमने कैसे फाइंड करना होगा कि जब हम लोग एक एल्गोरिथम राइट कर लेंगे तो हम उसकी कम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे. ये भी हमारे कोर्स में इंक्लूड होगा. फिर इसके कम्प्लेक्सिटी के दौरान जब हम कम्प्लेक्सिटी मेजर कर रहे होते हैं डिफरेंट इसकी, तो फिर हमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी. जब भी आप लोग दो एल्गोरिथम को कंपेयर करेंगे, जो आप एक इसके लिए लिखेंगे, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के राइट करने के लिए आप लोग लिखेंगे, तो उसमें आप लोगों ने उनको कंपेयर करना होगा कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट वन है, तो और किसकी रेट ऑफ ग्रोथ या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, किस में आपको नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कम करने पड़ते हैं, किस में नंबर ऑफ़ कंपैरिजन आपको ज़्यादा करने पड़ रहे हैं. तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. उसके बाद हमारे पास नॉर्मली जब आप लोग स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम राइट करना, या आप लोग अगर C लैंग्वेज पढ़ चुके हैं तो आप लोग नॉर्मली 2 अप्रोचेस फॉलो करते थे प्रोग्राम को राइट करने के लिए. एक इटरेटिव अप्रोच होती थी, एक रिकर्सिव अप्रोच होती थी. इटरेटिव अप्रोच में आप लोग कोई लूप वगैरह यूज़ करके, चाहे वो आपके पास काउंटेड लूप हो या कंडीशनल लूप हो, आप लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे और सेम प्रॉब्लम जो है वो आपके रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू भी जो है वो सॉल्व किया जा सकता था. ठीक हो गया. ये हम रेकरेंस रिलेशन बनाना, फिर उस रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना कि हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, वो भी हमारे इस कोर्स में जो है वो इंक्लूड होगा. ठीक है. उसके बाद जो है फिर हम कुछ मैकेनिज्म हैं जैसे अप्रोचेस जो है फॉलो की जाती हैं, जो हम सॉर्टिंग में भी यूज़ करेंगे, डिवाइड एंड कंकर, और सर्चिंग में भी हम इनको यूज़ करते हैं. जैसे बाइनरी सर्च में हम इसको पढ़ेंगे, इस अप्रोच को, डिवाइड एंड कंकर की. और इसी तरह मर्ज और क्विक सॉर्ट के अंदर भी हम इस अप्रोच को जो है वो पढ़ना होगा. सर्चिंग में हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, लीनियर एंड बाइनरी सर्च, वो भी हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं. और इसके अलावा जो हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स होंगी, जो कॉमन सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो आपके पास विद एंड विदाउट कंपैरिजन जो है वो परफॉर्म की जा सकती हैं. जैसे लीनियर वो तो सर्चिंग में आ गए, जैसे सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, जिसमें कंपैरिजन इन्वॉल्व हो जाती है, एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है.
और उसके अलावा आपके पास जो है लीनियर जो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं, जैसे काउंटिंग सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट है, तो वो हम लोग भी इस कोर्स में कवर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हैशिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, वो भी इस कोर्स का पार्ट है। और फाइनली जब ट्री एंड ग्राफ को डिस्कस करेंगे तो उसके साथ रेलेवेंट जितने भी एल्गोरिथम्स हैं जो ट्री के साथ, जैसे बाइनरी सर्च ट्री के साथ हैं या ग्राफ की या नेटवर्क मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन के साथ हैं, वो भी हम इस कोर्स में जो है वो हमने कवर करना होगा। फाइन। और इन ग्राफ को और इनको जो है हमारे पास ये तो कवर हो जाएंगे इसके अंदर, ग्राफ एंड ट्रीज के अंदर जो हमने वो करना है। नेक्स्ट वो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस जो हैं जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हमने डिस्कस करनी है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वो हम देखेंगे कि जब आपको एक प्रॉब्लम से एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहे हो तो उसमें से बेस्ट वन कौन सा आपके पास सोल्यूशन होगा, तो वो भी हम उसके लिए दो डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करेंगे। एक ग्रीडी अप्रोच है और एक आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने ग्रीडी एल्गोरिथम और डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम भी डिस्कस करने होंगे टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर योर एल्गोरिथम। ठीक हो गया प्रॉब्लम के लिए। और उसके बाद हमने स्ट्रिंग को जब हम मैच करना चाहेंगे एक गिवन स्ट्रिंग के साथ, तो उसके भी हमने एल्गोरिथम को वो करना होगा। फिर फाइनली हम एमर्टाइज एनालिसिस के बाद जो है हमने कम्प्लेक्सिटी की क्लासेस, पॉलिनोमियल एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल जो क्लासेस हैं उनको हमने डिस्कस करना होगा। सो दिस वाज द सिनेरियो ऑफ आवर होल कोर्स कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ कवर करनी है और क्या हमने देखनी होगी। तो वो तो हमें आगे जब लेक्चर में जाएंगे डिफरेंट लेक्चर्स में तो हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। आज जो हमारे पास है वो फर्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो डेटा स्ट्रक्चर का रीकैप है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ लैंग्वेज का आइडिया होना चाहिए, जैसे लूप का सिंटैक्स क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन एंड प्रोसीजर क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में आप नॉन वाइडेड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है। सेकंड, आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर्स जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं लाइक स्टैक, क्यू, ट्री है, ग्राफ है, इन तमाम के आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, इनकी फंक्शनैलिटी का पता होना चाहिए, इनके वर्किंग मैकेनिज्म का पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी हम सूडो कोड वगैरह या वो लिखेंगे, एल्गोरिथम राइट करेंगे, तो वो मेनली इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर पे जो है वो मूव करेंगे। ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डेटा स्ट्रक्चर टर्म है क्या हमारे पास। डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली इट इज़ अ प्रोसेस टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा टेम्पोरली। ठीक है। आप लोगों ने डेटा को परमानेंट वो नहीं करना, मैनेज नहीं करना। जैसे आप लोग किसी सी लैंग्वेज प्रोग्राम में आप दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हो, तो ये जो दो वेरिएबल आपके पास हैं ये आपके पास जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स हैं। ठीक है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे आप लोग देखें, आपने एक प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज का, b = 3, c = a + b, और आप लोगों ने c आउट कर दिया, या स्कैन f कर दिया c। अब आप लोग इस चीज़ को नोट करें कि आप लोग जितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे आउटपुट यही आएगा, और ये आप लोगों के जो दो यूज़ हो रहे हैं ये आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और इनको हम स्केलर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब जब प्रोग्राम एंड होगा और जब आप नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो फिर आप लोगों के पास इन तीनों वेरिएबल की जो डेटा है वो लॉस हो जाता है। वाई? बिकॉज कि ये वेरिएबल जो डेटा को होल्ड कर रहे हैं ये टेम्पररी टाइम के लिए कर रहे हैं, नॉट परमानेंट। परमानेंट डेटा को जो मैनेज करना होता है उसके लिए फिर हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हमारे पास है डेटाबेस। डेटाबेस या आपके किसी भी लैंग्वेज की जो फाइलिंग सिस्टम होता है हम उसको डिस्कस करते होते हैं। यानी कि जो डेटा टर्म है इसकी स्टोरिंग एंड मैनिपुलेशन के साथ या तो हम इसको स्टोर और मैनिपुलेट टेम्पररी टाइम के लिए कर रहे होंगे या परमानेंट टाइम के लिए कर रहे होंगे। अगर टेम्पररी टाइम के लिए कर रहे हैं तो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को फॉलो करते हो, और अगर आप उसको परमानेंट वो करना चाहते हो तो फिर आप लोगों के पास क्या होगा, डेटाबेस टर्म को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप लोग एरे डिफाइन करते हो किसी प्रोग्राम में, आप लोग सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एरे डिफाइन करते हो तो एरे भी आप लोगों के पास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की टाइप है। ठीक हो गया।
नॉर्मली हमारे पास जो है, ये तो मैंने आपको दो फैक्टर बता दिए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा और डेटाबेस क्या हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा गया है और इसमें आप लोग देखें कि आपके पास कितने डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। डेटा स्ट्रक्चर तो एक ही है जिसको हम स्केलर डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। स्केलर डेटा स्ट्रक्चर डेट इज इक्वल टू वेरिएबल्स। जो आप लोग प्रोग्राम के वेरिएबल यूज़ करते हैं, यही आप लोग क्या होते हैं, स्केलर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। और इनको हम 3 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं, ए बी सी। तो दीज 3 वेरिएबल आर नोन एज स्केलर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये वो प्रोग्राम है, इसको आप जितनी बार भी आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे इसका आंसर जो है आप लोगों को कितना मिलेगा, 8। अगर ये डेटा को स्टोर रखते एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, तो फिर इसका मतलब है कि फिर ये वेरिएबल आपके डेटा स्ट्रक्चर में के तौर पे यूज़ ना होते, क्योंकि ये तो आपके डेटा को क्या कर रहे हैं, ये फिर परमानेंट स्टोर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को आप इस प्रोग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करें कि आपका डेटा किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम में जो वेरिएबल या एरे में पड़ा होता है, वो क्या होता है, वो टेम्पररी टाइम के लिए होता है। जब प्रोग्राम का एंड हो जाता है, आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है। और अगर ये डेटा किसी फाइल में या किसी टेबल में पड़ा होता है, तो फिर क्या होता है, ये फिर परमानेंट टाइम के लिए स्टोर या मैनिपुलेट हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का आपको पता चल गया कि इसकी जो स्टोरिंग डेटा को, ये जो डेटा को स्टोर करता है एंड देन जो उसको मैनिपुलेट करता है, वो टेम्पररी टाइम के लिए करता है, ठीक हो गया। ओके, नो व्हाट आर मेन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर को 2 फैक्टर की बेस में हम वो करते हैं। कौन कौन से? ये पहला फैक्टर है टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। इस बेस पे हम डेटा स्ट्रक्चर की 2 टाइप लेते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो है जो आपके पास एलिमेंट को सीक्वेंस में शो करे, जैसे एरे है, ठीक है। एरे आपके पास क्या होगी, ये आपके पास डेटा को लीनियर फॉर्म में शो करेगी। फिर इस लीनियर के में भी 2 टाइप है हमारे पास, एक है सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, एक हमारे पास जो है वो है पॉइंटेड डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, विच इज द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीक्वेंशियल इसलिए है, जैसे आप लोगों ने एरे की डेफिनेशन पढ़ी होगी सी लैंग्वेज में। व्हाट इज एरे? एरे इज combination of homogeneous elements with number 1 n consecutive index number and second successive memory लोकेशंस। ये इसकी डेफिनेशन है एरे की, ठीक हो गया। अब इसके सेकंड पॉइंट पे आप लोग फोकस करें, सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन, यानी कि जैसे आप लोग सी लैंग्वेज में इंट a2 डिफाइन करते हैं, और आप लोगों को पता है कि इंट जो है डेटा टाइप, ये 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करती है फॉर एवरी वेरिएबल, ठीक है। तो आपके पास ये इंट है, 2 बाइट ले रहा है। अगर स्टार्ट बाइट पहला एलिमेंट जो है जिसका इंडेक्स 1 है, ये 102 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट जो होगा 104, नेक्स्ट होगा 106, और उससे जो नेक्स्ट होगा वो आप लोगों के पास 108 से वो होगा स्टार्ट, ठीक हो गया। और इस प्रोसेस से इनको सक्सेसिव लोकेशन मिल जाती हैं, और यही चीज़ आपको किस चीज़ में इंक्लूड हो जाती है, सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर में, कि इनके एलिमेंट जो होंगे वो आप लोगों को क्या मिलेंगे, सीक्वेंस में मिलेंगे, और मेमोरी में भी वो कैसे प्रेजेंट किए जाएंगे, वो सीक्वेंस में ही पड़े होंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज पॉइंटेड डेटा स्ट्रक्चर। अब इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिंक लिस्ट है, जो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके होंगे। उसमें ये होगा कि अगर ये आपके पास हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर है, जब आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, ये उसकी आपके पास बाइट्स की लोकेशंस हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो भी हैं। अब आपके एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो दीज आर नॉट इन सीक्वेंशियल या दीज आर नॉट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कनेक्ट दीज वैल्यूज थ्रू देयर एड्रेस, आपको इनके एड्रेस के थ्रू इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए बेस्ट अप्रोच जो हमारे पास क्या होती है वो लिंक लिस्ट की होती है। और लिंक लिस्ट का आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और ये आप लोगों के पास इसका एड्रेस 102 है तो वो यहाँ पे होगा, इसका एड्रेस अगर 305 है तो वो यहाँ पे हो जाएगा, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो आपके डेटा स्ट्रक्चर को यानी कि वैल्यूज को प्रेजेंट करती है, डेटा को प्रेजेंट करती है, इट इज नोन एज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास है वो ट्री है, ठीक है, और ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ या नेटवर्क्स, ये आप देखें ये ग्राफ हो गए। सो दीज टू आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये डेटा स्ट्रक्चर की पहली हमने जो क्लासिफिकेशन की किस फैक्टर की बेस पे कि आपका डेटा प्रेजेंट कैसे होता है। उसके बाद हमने इसको दो इसमें कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट इज कि हम अपने डेटा स्ट्रक्चर को फिर फर्दर दो पार्ट्स में, टू टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, कि इंटरनल आपके मेमोरी में ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर जब आप लोग हार्ड डिस्क वगैरह को फॉर्मेट करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, डिपेंड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके पास वो हॉरिजॉन्टल एड्रेसिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बाइट का एड्रेस 1 2 3 4, ये 5 5 6, ये 7 8 9 10 11, ये 12, ठीक है। या वो करता है आपके पास इस तरह, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इन दोनों केसेस में जो पहला केस है वो आपके हॉरिजॉन्टल यानी कि एड्रेसिंग कर रहा है कि आप पहले बाइट का एड्रेस 1 2 3 होते तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको डेसिमल में प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज़ की कि जब आप अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं या उसकी पार्टीशनिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है वो हॉरिजॉन्टली भी कर सकता है, वर्टिकली भी उनको एड्रेसेस असाइन कर सकता है। अब लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं, जैसे आप लोगों के पास ये एरे है, अगर 3 एलिमेंट की एरे है हमारे पास इंटीजर की, इंट ए ऑफ 3, तो ये उनके इंडेक्स हैं और ये उसकी लोकेशन है 1 3 एंड 5। तो अब लोग आप देखें कि ये एरे जो है अगर मैं यहां से इसको उठा के इसके वैल्यूज आप देख लें 13 14 एंड 15 है, इसको मैं अगर यहां पे रख दूं यहां पे, तो ये इजीली 13 14 एंड 15 स्टोर हो जाएगा, इजीली मैप हो गया, मेमोरी स्ट्रक्चर में इजीली मैप हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो इजीली मैप हो जाए मेमोरी में वो हमारे पास क्या कहलाता है, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। और हमारे पास सिर्फ इंपॉर्टेंट एक ही है लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, वो हमारे पास है 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे जो है वो इजीली मैप हो सकती है कहाँ पे, आपके मेमोरी स्ट्रक्चर पे। तो हम इसलिए उसको कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड कर देते हैं, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, विच कैन नॉट बी इजीली मैप विद मेमोरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे अगर आप लोग 2 डायमेंशनल एरे ले लेते हैं 3 4 5, और अगर आप लोग इस 2 डायमेंशनल एरे को उठा के यहाँ पे रख दें तो 3 तो 4 तो यहाँ पे आ जाएगा, एक 4 यहाँ पे चला जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप लोग देखें कि हमने 2 डायमेंशनल एरे को क्या किया, मेमोरी में प्रेजेंट किया। अब ये जो प्रेजेंटेशन हमने की है इसको मेमोरी में स्टोर किया है या जो भी कर रहे हैं, तो आपके एरे की डेफिनेशन जो है वो वायलेट हो जाती है। कैसे कैसे ये एरे की डेफिनेशन को वो कर रहा है, आपके एरे की डेफिनेशन क्या है, n homogeneous element with n consecutive number and successive memory location, but here you have no successive memory location, क्योंकि पहले 2 एलिमेंट के लिए तो 1 और 3 तो हैं, बाकी के लिए जो है वो आपके पास 8 और 9 शुरू हो जाएंगे।
ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर को मैप करते हो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में, अगर वो आप लोगों के लिए इजी है, देन योर डेटा स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर। बट अगर आप लोगों को उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि उसको इजीली मैप आप नहीं कर सकते, आपको पहले वन डायमेंशनल एरे में लाना पड़ता है, देन आपको उसको मैप करना पड़ता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। हमारे पास जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं लाइक ट्री, ग्राफ, जैसे हमने अभी टू डायमेंशनल एरे की एग्जांपल ली, ये सारे हमारे पास फिजिकल इसमें आ जाते हैं, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर की टाइप में आ जाते हैं। अब क्या होगा कि अब इनको भी तो हमने मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है, तो आइदर दो ऑप्शन है, या तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो है पहले एरे में कन्वर्ट होंगे एंड वन डायमेंशनल एरे में, और फिर वन डायमेंशनल एरे इनको प्रेजेंट करेगी, जैसे ट्री भी हो सकती है, ग्राफ भी हो सकता है, आपके पास ये टू डायमेंशनल एरे भी है। डेटा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने दो वेक्टर मेथड पढ़ा होगा जो आपकी टू डायमेंशनल एरे को इजीली मैप कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, किस में? वन डायमेंशनल एरे में। ठीक हो गया। तो अब हम इनको पहले वन डायमेंशनल एरे में एंड देन वन डायमेंशन को हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन उसकी कर देंगे लॉजिकल तौर पे। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास या तो आप पॉइंटर का यूज करें कि आप उनको अपने एलिमेंट्स को डिस्पर्स लोकेशन पे रख दें एंड देन कनेक्ट थ्रू देयर एड्रेस, आप उनको उनके एड्रेस के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दें। ठीक हो गया। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नो, जब आप लोगों को ये पता चल गया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली इसकी प्रेजेंटेशन कैसे एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे है, देन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, टॉपिक जो है वो है कि हम डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन सा कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं, आइदर लीनियर, नॉन लीनियर, लॉजिकल और फिजिकल, इन तमाम पे आप कॉमन ऑपरेशन जो है वो कौन से परफॉर्म कर सकते हो, उसमें है इंसर्ट, डिलीट, सॉर्ट, सर्च, मर्ज, ट्रैवर्सिंग एंड एक्सेट्रा, और भी हैं। ठीक हो गया। जैसे इंसर्ट करना, आप एलिमेंट एरे में भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप एलिमेंट क्यू में भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप एलिमेंट ट्री में भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप एलिमेंट ग्राफ में भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। डिलीट, आप एलिमेंट एरे से भी डिलीट कर सकते हैं, आप ट्री से भी कर सकते हैं, ग्राफ से भी कर सकते हैं। फाइन। सॉर्ट, अरेंज करना, एलिमेंट को अरेंज करना, ऑर्डर में लाना, ये भी आप तमाम तकरीबन डेटा स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। सर्च, किसी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस को चेक करना कि वो एलिमेंट उस डेटा स्ट्रक्चर में है या नहीं। जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज में लीनियर सर्च का एक प्रोग्राम लिखा होगा कि फाइंड द अकरेंस, या फाइंड द, आप लोग वो करें, लोकेशन ऑफ योर एलिमेंट, सर्च एलिमेंट, जिसको आप सर्च करना चाहते हैं उसकी लोकेशन फाइंड करें, तो वो भी आप लोगों ने लिखा होगा। मर्ज, एरे को टू सेम डेटा स्ट्रक्चर को कंबाइन, जैसे दो एरे कंबाइन हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, उनके एलिमेंट को हम इकट्ठा कर दें, दो ट्री को मर्ज करके सिंगल ट्री बना लें। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, जब आप लोग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को स्कैन करते हो, स्कैन चाहे वो रीडिंग के लिए, चाहे राइटिंग के लिए, चाहे प्रोसेसिंग के लिए, तो इस प्रॉब्लम को जनरली हम किस इसका नाम देते हैं? ट्रैवर्सिंग का। ओके। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन यूज होने वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी फॉलो किया जाता है, सी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, वो है एरे। एरे हमारे पास क्या है? इट इज लीनियर एंड सिक्वेंशियल है। लीनियर भी है और लीनियर की एक और टाइप सिक्वेंशियल भी है। ठीक हो गया। इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट विद एन कंसेक्टिव इंडेक्स नंबर एंड सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। ये देख लें आप लोग, ये सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस हैं। ये किस पे डिपेंड करती हैं? आपके पास डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप पे ही डिपेंड करती हैं। फाइन। जैसे आप लोगों के पास इंटीजर का साइज है वो 2 बाइट होता है। टू टाइप ऑफ एरे जो है हमारे पास कॉमनली यूज होती हैं, वरना डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपको डिफरेंट डायमेंशंस की भी एरे मिल सकती हैं, मोर देन 2 डायमेंशन की भी मिल सकती हैं, 3, 4, 5, नियरली अप टू 49 तक आप डायमेंशन तक जो है एरे को डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ओके, वन डायमेंशनल एरे एंड टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे जो है इट इज एग्जांपल ऑफ आप लोगों के पास लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर की है, जो अभी हमने क्लासीफाई किया था डेटा स्ट्रक्चर्स को,
और जो 2 डायमेंशनल एरे है ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाती है, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर की। अब इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपको बताया था कि फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है लॉजिकल में। तो आप लोग इस सिनेरियो में, एरे के सिनेरियो में आप लोग डोप वेक्टर मेथड यूज करेंगे जो आपकी 2 डायमेंशनल एरे को 1 डायमेंशनल में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। फाइन। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो है स्टैक। अब स्टैक क्या है हमारे पास, इट इज लीनियर एंड सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर भी है एंड सिक्वेंशियल भी है, ठीक हो गया। वर्क ऑन द 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लाइफो फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यू कैन से फाइलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक हो गया। 2 कंडीशन इसके साथ अटैच हैं। कौन कौन सी, ओवरफ्लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को यहाँ पे ये स्टैक है, 4 एलिमेंट की स्टैक है, ठीक हो गया। एन हमारे पास हो जाएगा 4। टॉप जो होगा, अगर डेटा स्ट्रक्चर आप वो कर रहे हैं तो 0, और अगर आप लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी में वो कर रहे हैं तो इसको -1 से स्टार्ट करना होगा आप लोगों ने, क्योंकि हमने स्टैक को एरे के थ्रू हैंडल करना है इन द फॉर्म ऑफ एरे, यानी कि लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए जो यूज होगा ये तो खुद भी सीक्वेंस है, तो इसको हम प्रेजेंट लैंग्वेज में किसके थ्रू करेंगे, 1 डायमेंशनल एरे के थ्रू। तो -1 यहां से स्टार्ट आप ले सकते हैं अगर सी लैंग्वेज है। और अगर डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मली आप ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसकी नोटेशन को यूज करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0। अच्छा, उसके बाद है कि आप लोग जो ऑपरेशन इस पे करोगे वो है एक पुश एक पॉप है, ठीक है। पुश जो है ये एलिमेंट को इंसर्ट करता है, और पॉप जो है ये एलिमेंट को डिलीट करता है। अब जब आप पुश कर रहे होते हैं तो आपके पास जो टॉप है वो इंक्रीज होता है, पहले इंक्रीज होता है, देन यू पुश न्यू एलिमेंट, और डिलीट में आपके पास टॉप क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, ठीक हो गया। तो ये इनकी वर्किंग है। अब अगर आप लोग लेट करते हैं, यहाँ पे 5 को पुश करते हैं, तो स्टैक आपका नाम भी होगा स्टैक का, STK लेट करते हैं, तो आप लोग या तो इस तरह लिख सकते हो पुश STK, 5, तो ये 5 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि टॉप में एक इंक्रीज हो चुका होगा। टॉप आप किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये आपके सेकंड लोकेशन को। इसी तरह जब आप लोग एक और एलिमेंट पुश करेंगे, तो अगर आप करंट सिनेरियो ले रहे हैं तो आप पुश 7 भी लिख सकते हैं, या अगर आपके पास एक से ज्यादा आपके प्रोग्राम में या आपके एल्गो में जब हम पढ़ेंगे तो एक से ज्यादा स्टैक यूज हो रही होंगी, तो फिर आप लोग स्टैक का नाम भी लिखोगे। वरना अगर एक स्टैक है तो आप लोगों के पास सिंपल आप पुश भी लिख सकते हो, पुश 7, तो ऑटोमेटिकली 7 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये 2 ऑपरेशन जो है ये एक ही ऑपरेशन है, 2 बार हमने अप्लाई किया। इसके बाद अगर आप पॉप ऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ आप स्टैक का नाम लिखें, वो एलिमेंट को पॉप कर देगा। और कौन से एलिमेंट को पॉप करेगा, जो आपका करंट होगा यहाँ पे, जो टॉप पे होगा, फर्स्ट वन। तो इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या है, जो लास्ट पे आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट वन आउट होगा, ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास सिनेरियो है ये किसका है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर स्टैक का। स्टैक की डिफरेंट रियल एग्जांपल भी हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जांपल भी हैं। रियल एग्जांपल में अगर आप लोग देखें, जैसे किचन में प्लेट क्या है, आपके पास प्लेट्स पड़ी होती हैं, तो आप लोग अमूमन क्या करते हो, जो लास्ट पे प्लेट रखी होती है उसी प्लेट को आप पहले उठा लेते हो, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास स्टैक ऑफ शर्ट भी है। आप किसी शॉप पे जाएं और आपको शर्ट का एक स्टैक जो टॉप पे शर्ट पड़ी होगी वो आप लोग उठा सकते हो। अगर आप इसका कंप्यूटर बेस वो पढ़ते हैं तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट इसमें भी है। माइक्रो प्रोसेसर इसमें भी यूज होता है, या जब आपका कंपाइलर भी यूज करता है किसी लैंग्वेज का, क्योंकि वो भी जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हो, फिर उसके अंदर किसी और फंक्शन को कॉल करते हो, तो जो फंक्शन के एड्रेस होते हैं वो स्टैक में स्टोर होते हैं। तो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो है इस डेटा स्ट्रक्चर की वो काफी ज्यादा है। डिफरेंट रियल एग्जांपल भी हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जांपल भी आप लोगों के पास स्टैक की हैं, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर वो क्यू है। क्यू लाइक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो लीनियर एंड सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। ये लीनियर भी है एंड सिक्वेंशियल भी है। अब इसके जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
और लाई लो, लास्ट इन लास्ट आउट, इन दोनों में से जो भी आप यानी है तो एक ही फंक्शन इनका कि आपके पास ये स्टैक जो है ये क्यू सॉरी ये जो क्यू है इधर से आपका एक साइड पे एलिमेंट इंटर होगा और एक साइड पे आउट हो जाएगा। जिस साइड पे ये इंटर होगा उसको हम कहेंगे रेयर और जिस साइड से ये एंड होता है उसको हम कहते हैं फ्रंट, डिलीट होता है। फ्रंट से हमेशा डिलीशन होगी और रेयर से हमेशा इंसर्शन होगी। तो इसके लिए दो पॉइंटर हैं। स्टैक में हमारे पास कितने पॉइंटर थे? एक पॉइंटर था और वो कौन सा था? टॉप। टॉप इंक्रीज डिक्रीज होता था। अब इधर क्या होगा, जब आप लोग इसको एरे के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, मसलन आपके पास एरे है 0 1 2 3 4 और आप लोगों ने रेयर के लिए R और फ्रंट के लिए ये, इनको तो आप लोगों ने C लैंग्वेज में -1 से स्टार्ट करना होगा और अगर डेटा स्ट्रक्चर होगा तो आप लोगों ने इसको किस से इनिशियलाइज करना होगा? 0 से। अब अगर आपका एलिमेंट इंसर्ट होता है, यानी कि आप लोग इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट, अगर आप लोग पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हो, व्हाट हैपन? R और F इन दोनों को इनिशियलाइज 0 से कर दिया जाएगा और अगर डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर की नोटेशन है तो 1 हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर ये डेटा स्ट्रक्चर का भी आप ले लें, इस फॉर्म में भी लिख दें 1 2 3 4 5 हो जाएगा, या इसको 1 मिलेगा या इसको C लैंग्वेज में ये डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको 1 मिल जाएगा। ठीक हो गया? अब अदर देन फर्स्ट एलिमेंट आप लोग इंसर्ट करना चाहते हो, पहले के अलावा कोई और इंसर्ट करना चाहते हो, देन नो चेंज ऑन फ्रंट एफ पे कोई चेंज नहीं आएगी। आपका जो वेरिएबल चेंज होगा इट विल बी आपके पास रेयर होगा, रेयर एक इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप जितने भी एलिमेंट इंसर्ट करते जाएंगे रेयर वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक हो गया? और आप लोग जब डिलीट करोगे, ये तो डिलीट अदर देन लास्ट, अदर देन लास्ट, आप आखिरी एलिमेंट के अलावा कोई डिलीट करना चाहते हो, देन नो चेंज ऑन रेयर, ओनली फ्रंट विल बी इंक्रीज। फ्रंट जो होगा वेरिएबल वो इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं अगर यहां पे 5 दूं 7 8, अब रेयर आपके पास ये 2 है और फ्रंट अभी तक आप लोगों के पास क्या है? 0। ठीक हो गया? तो अब जब मैं डिलीट करूंगा 5 को तो फ्रंट क्या हो जाएगा? फ्रंट हो जाएगा आपके पास 1। ठीक हो गया? फ्रंट हो जाएगा 1। अब इसके अलावा अगर आप लोग डिलीट लास्ट एलिमेंट करते हो, लास्ट एलिमेंट बिल्कुल आखिरी एलिमेंट आपके पास क्यू में बचा हुआ है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? F इक्वल टू R इक्वल टू या तो 0 या तो -1 से इनिशियलाइज दोबारा कर दोगे। अब लास्ट का कैसे पता चलेगा कि दिस वन इज लास्ट एलिमेंट? जब आप लोग डिलीशन से पहले चेक करोगे, अगर R इक्वल टू F है तो आप लोग दोनों को क्या इनिशियलाइज कर दोगे? -1 या 0 से इनिशियलाइज कर दोगे। जब रेयर और फ्रंट बिल्कुल एक जैसे हो जाएं तो इसका मतलब है आपका लास्ट एलिमेंट जो है क्यू से जो है वो डिलीट हो रहा है। ठीक हो गया? अब इसमें फिर वही दो कंडीशन है जैसे हमने स्टैक में पढ़ी थी, एक अंडरफ्लो और एक आप लोगों के पास जो है ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो में क्या होगा कि जब आप एलिमेंट इंसर्ट, जैसे स्टैक में था, एलिमेंट इंसर्ट करते जाएं स्टैक में, स्टैक फुल हो जाती है। फुल कैसे पता चलता है? इफ टॉप इक्वल टू n हो जाता था। यहां पे कैसे पता चलेगा इंसर्ट के? जब आपके पास रेयर एंड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n के। n विल बी टोटल साइज ऑफ एरे q। ठीक है? जो आपके एरे की फॉर्म में प्रेजेंट हो रही है इसलिए हमने एरे का, तो q के जो n साइज होगा उसके इक्वल हो जाएगा रेयर, तो आपका ओवरफ्लो करोगा। और अंडरफ्लो कब होगा? जब आपके पास फ्रंट और रेयर फ्रंट की वैल्यू जो है, क्योंकि हम फ्रंट साइड से डिलीट करते हैं, तो अगर फ्रंट की वैल्यू 0 इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और -1 इन केस ऑफ C लैंग्वेज अगर है तो इट मीन्स कि आपके पास क्या अंडरफ्लो है, आप मजीद कोई एलिमेंट उसमें से डिलीट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है कि अब जैसे देखें फ्रंट, अगर यहाँ पे इस सिनेरियो में देखें आप लोगों के पास 4 वो हैं 1 2 3 4। ठीक हो गया? आप लोगों ने पहले एलिमेंट लिखा 5 7 8 9, तो फ्रंट ये था और रेयर ये हो गया।
अब मजीद अगर आप एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो देन ओवरफ्लो होगा। अब हम डिलीट करते हैं, 5 को डिलीट किया, 7 को, 8 को, आपका फ्रंट जो है 3 पहुंच गया, पहले 1 था। अब आपके पास जगह तो है, अब आप मजीद एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो, आप लोग नहीं कर सकते, बिकॉज इन सिंपल क्यू जो है जब आपका रेयर आपके एंड तक पहुंच जाएगा, फाइनल लिमिट तक, तो वो फर्दर जो है आगे नहीं जा सकता, ना वो रिवर्स पे आएगा। तो उसके लिए फिर या तो आपको सर्कुलर क्यू यूज करनी पड़ेगी कि रेयर को फिर आप स्टार्ट से ले आए और एलिमेंट को फिर इंसर्ट करना शुरू कर दें, वरना सिंपल क्यू में आप लोग ये काम नहीं कर सकते। इसी तरह हमारे पास और भी क्यूज हैं कि डबल एंडेड, यानी कि एक ही साइड से हम डिलीशन और इंसर्शन कर सकें। इसी तरह प्रायोरिटी क्यू है जिसमें हम एलिमेंट को प्रायोरिटाइज कर दें, यानी कि उनको प्रायोरिटी असाइन कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्यू डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है तो लीनियर, बट इट इज नॉट सिक्वेंशियल, इट इज पॉइंटेड डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि लिंक लिस्ट जो है हमारे पास क्या है, लीनियर तो है, और लीनियर की कौन सी टाइप है, सिक्वेंशियल नहीं है, इट इज पॉइंटर। और पॉइंटर का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज पॉइंटर। पॉइंटर जो है इट इज ए वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है, विच होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट या एनी अदर और एनी अदर वेरिएबल, किसी और वेरिएबल का एड्रेस इसके पास होता है। जैसे सी लैंग्वेज में आप लोग इंट ए लिखते थे और पॉइंटर के लिए स्टैटिक पी लिखते थे। अब आपने इसका एड्रेस इसके अंदर रखना है, तो आप लोग देखें ये ए का एड्रेस, ए का एड्रेस लेट करते हैं 102 है, और पी वेरिएबल भी तो है, इसका अपना एड्रेस होगा 201। अब आप लोग ये एड्रेस इसमें रख दें 102, देन पी विल बिकम पॉइंटर फॉर वेरिएबल ए। ये पी जो है ये पॉइंटर वेरिएबल किसके लिए बन जाएगा, ए के लिए। ठीक हो गया। अब इसकी कोई वैल्यू जो है वो आम वैल्यू नहीं होगी, जैसे आप लोग वैल्यू ए में या बी में स्टोर कर सकते हो। अगर ये वैल्यू चेंज हो गई, देन दिस पॉइंटर वेरिएबल विल पॉइंट टू एनी अदर वेरिएबल, वो फिर किसी और को पॉइंट करना शुरू कर देगा, ए को पॉइंट नहीं करेगा, ए को रेफर नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो ये इसलिए पॉइंटर का हम इसका कंसेप्ट यूज करते हैं। ईच एलिमेंट ऑफ लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू ए नोड। इसमें जो हर एलिमेंट होता है वो एक नोड से होता है, और नोड आप लोगों के पास उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक आपका पार्ट होता है इन्फो और एक आप लोगों का पार्ट होता है लिंक। इन्फो क्या करता है, विच कीप इंफॉर्मेशन ऑफ नोड, कि नोड में आप क्या स्टोर करना चाहते हैं, ए कोई नेम है XYZ या कोई भी कुछ भी आप स्टोर करना चाहें। और लिंक ये आपका पॉइंटर पार्ट है, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, अगली नोड का जो एड्रेस होगा उसको ये होल्ड करेगा। आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे आप देखें ये 2184 ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसी तरह ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक हो गया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब हमारे पास 2 स्पेशल नोड्स होती हैं, यानी कि एक नोड वो होती है जो आपके लिंक लिस्ट को स्टार्ट को शो करती है, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नोड या हेडर नोड। हेडर नोड ऐसा होता है, ये हेडर नोड मैं लिख रहा हूं, और हेडर नोड का नो इन्फो पार्ट, इसका कोई इन्फो पार्ट नहीं होता, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इट कीप ओनली एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, ये पहले नोड का एड्रेस इसके अंदर पड़ा होगा। ठीक है। और एक और स्पेशल नोड आपको होगी, वो ऐसी नोड होगी जिसके एंड पे ऊपर जो लिंक पार्ट होगा वो नल होगा। ठीक है, इट विल बी द लास्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट। और इसकी इंफॉर्मेशन तो होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हो लेट बी कर दें, बट इट हैव नो लिंक पॉइंटर। ठीक है, इसका कोई लिंक पॉइंटर नहीं होगा कि जो नेक्स्ट नोड को आप पॉइंट कर सकोगे। इट विल बी एम्प्टी, रिप्रेजेंटेड विद 5 सिंबल एंड रिप्रेजेंट द एंड ऑफ योर लिंक लिस्ट। ये आपके लिंक लिस्ट का एंड शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है ये लिंक लिस्ट है। अब ये जो लिंक लिस्ट जो अभी हमने डिस्कस की है, ये तो थी वन वे लिंक लिस्ट। वन वे मीन्स
कि आप लोग जो है इसके एलिमेंट को वन साइड से वो कर सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट आपके पास टू वे में भी आ सकती है। जैसे अब आप लोग देख लें, ये नोड हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा स्टार्ट, राइट कर दें आप लोग, राइट स्टार्ट। ये आपके पास जो भी नोड होगी, ये भी मैं 3 नोड का वो बना रहा हूं, देखें आप लोग ये चीज। अब इसका एड्रेस 102 है, 305 है, 210 है। ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन इसकी है A B C। अब इसमें होगा 102, ये नल, ये हो जाएगा 305, ये हो जाएगा 102, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 305, ये नल हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये आपका हो जाएगा 210 स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको कहते हैं टू वे लिंक लिस्ट या डबली लिंक लिस्ट। डेटा स्ट्रक्चर में डबली आर टू वे लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट को आप राइट साइड से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। जब आप लोग राइट साइड से करेंगे तो आपको जो आखिरी नोड होगा उसका लेफ्ट पॉइंटर जो होगा, आप देखें इसमें इसका नोड का स्ट्रक्चर क्या है, इन्फो, ये लेफ्ट, ये राइट। तो जो लेफ्ट लिंक पार्ट होगा वो नल हो जाएगा अगर आप राइट से स्कैन करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं। और अगर आप लेफ्ट से ट्रैवर्स करते हैं तो जो आखिरी नोड होगी उसका राइट जो लिंक पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, वो 5 हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो है ये इसके डिफरेंट वो हैं। बाज जगह पे जो लिंक लिस्ट है वो मोर देन 1 और 2 पार्ट्स के भी हो सकती हैं, यानी 2 और 3 पार्ट। अभी तो आप लोगों ने देखे ना, इसमें 2 पार्ट्स हैं। नोड का क्या है, कितने पार्ट्स हैं नोड के, 2। और डबल लिंक लिस्ट में 3। आपके पास जब आप बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास नोड के 5 सेक्शन बन जाएंगे, 5 सेक्शन होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जब आप लोग डेटाबेस का एक टॉपिक होगा डेटा मॉडल्स को, उसमें एक हायरार्किकल डेटा मॉडल है जिसमें हम हर नोड का स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो 6 पार्ट्स पे कंप्राइज करके बनाते हैं। तो जो आपके पास हायरार्किकल डेटा मॉडल्स होते हैं डेटाबेस के अंदर, उसकी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है उसके लिए हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। और उसमें हर नोड का स्ट्रक्चर जो है वो कितने इस पे कंप्राइज होता है, कितने सेक्शन के ऊपर होता है, 6 सेक्शन पे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो आइडिया था लिंक लिस्ट और उसका यूज था। नेक्स्ट जो है हमारे पास नॉन लीनियर की एग्जांपल, फर्स्ट वन वो हमारे पास है ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ट्री जो है हमारे पास क्या है, इट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बट इट इज आल्सो कॉल्ड ए साइकिल डेटा स्ट्रक्चर, ए साइक्लिक या ए साइकिल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। इसका हर एलिमेंट जो है रिप्रेजेंट थ्रू ए नोड which have 2 or 3 or more parts depend on the type of tree। जैसे मैंने आपको बताया बाइनरी सर्च ट्री, उसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, अगर आपके पास एक नोड है, फर्स्ट वन ये नोड, और इसका यही आपका क्या कहलाएगा, रूट नोड या आपका हेड नोड कहलाएगा। अगर आपके ट्री में कोई एक नोड है तो वही आपका रूट होगा। ठीक है, मसलन ए, और फिर ये उसके आपके पास चाइल्ड नोड हो जाएंगे बी सी डी, और ये चीज आप पढ़ चुके हो। ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास जनरल ट्री को, जिसका हर पेरेंट नोड 0, 1 और मोर देन 1 चाइल्ड जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ट्री जो है जैसे यहां पे देखें, इट इज रूट नोड, ये ब्रांच है, और ब्रांच क्या शो करती है, ब्रांच अगर आप करंट नोड इसके मुताबिक देखें, मसलन ये ए है, ये बी है, ये बी नोड है, ये ए नोड है, ये सी नोड है, जो भी आप लेट करें। अब ये बी का पेरेंट ए हो गया, ठीक है, और ए का चाइल्ड बी हो गया। अब बी इटसेल्फ ए पेरेंट, बी इटसेल्फ ए पेरेंट, तो ऐसी नोड को हम इंटरनल नोड भी कहते हैं। इंटरनल नोड कौन सी होती है, जो पेरेंट के तौर पे भी काम कर रही होगी और जो आपके पास एज ए चाइल्ड नोड भी कंसीडर की जा रही होगी। फिर इसके बाद टर्मिनोलॉजी होती है सक्सेसर और प्रीडिसेसर। क्या होते हैं, प्रीडिसेसर जो होते हैं जहां से इनको एज आ रहा होता है,
उस नोड के ऊपर एज आ रहा होता है, तो ए जो है इसका प्रीडिसेसर नोड होगा और बी के जो सक्सेसर नोड होंगे वो आप लोगों के पास ये पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर एक टर्मिनोलॉजी है सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है? ऐसे तमाम नोड जिनका पेरेंट कॉमन हो, ठीक है, वो सेम लेवल पे हो, तो वो हमारे पास सिबलिंग नोड कहलाते हैं। फिर लीफ नोड होता है। अब ये देखें, हर नोड के एक एज जो आ रहा होता है उससे प्रीवियस नोड से, और जो एज जा रहे होते हैं, जैसे आप बी पे देखें तो एज ए से आ रहा है और 3 एज उससे आउट हो रहे हैं, तो इसको इन डिग्री कहते हैं, इन डिग्री, और इसको हम कहते हैं आउट डिग्री। तो एक नोड की टोटल डिग्री किसके बराबर हो जाएगी? इन डिग्री प्लस आउट डिग्री। इन डिग्री का मतलब कि दैट नोड हैव पेरेंट्स एंड इट विल बी 1। ट्री में इन डिग्री क्या होगा, कितनी वैल्यू होगी? 1। आउट डिग्री का मतलब क्या होगा? आउट डिग्री का मतलब ये है कि आपके पास उसके चाइल्ड कितने हैं, ठीक हो गया। वो पेरेंट है और उसके चाइल्ड कितने हैं। अगर आउट डिग्री 3 है तो उसके 3 चाइल्ड हैं, और चाइल्ड नोड जो है वो खुद पेरेंट भी हो सकते हैं, खुद लीफ नोड भी हो सकते हैं। लीफ नोड वो नोड होते हैं विच हैव नो आउट डिग्री, जिनका कोई आउट डिग्री नहीं होता, ठीक है, जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, वो लीफ नोड होता है। और रूट ऐसा नोड है जिसके आपके पास एक जो है इसका एक भी आपके पास इन ऑर्डर नहीं होगा, यानी कि इसकी इन ऑर्डर की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज इट इज रूट नोड, बट इट कैन हैव आउट डिग्री। इसके आउट डिग्री हो सकते हैं क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं, बी एंड सी एंड डी, 3 चाइल्ड इसके पड़े हुए हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें कि रूट नोड का इन डिग्री नहीं होता और लीफ नोड का आउट डिग्री नहीं होता, ठीक हो गया। फिर इसके साथ एक और टर्म हम यूज करते हैं, पाथ, कि आप लोग रूट नोड से यहां तक आना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो फिर हम इसके लिए डिफरेंट जो है ट्रैवर्सिंग मेथड आप लोगों ने पढ़े होंगे। नॉर्मली जो कॉमन यूज होने वाले हैं वो प्री ऑर्डर, ठीक हो गया, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये 3, और एक आपके पास इंक्रीमेंटल यानी कि लेवल बाय लेवल भी है। और लेवल बाय लेवल हम मोस्टली किसके लिए करते होते हैं? जनरल ट्री के लिए, बाइनरी ट्री के लिए नहीं। अब बाइनरी ट्री जो है, अब देखें जो आपके वो है ना लिंक लिस्ट, इसका हटा दें, ये ट्री है, ठीक है। टाइप ऑफ ट्री जो है आपके पास कॉमनली वो आपके पास ये है जो आपको यहाँ पे मेंशन यानी कि लिस्ट आपको मिल रही है। अब इसमें देखें, अगर आपके पास आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं ट्री के ऊपर कि आपके ट्री का या तो एक चाइल्ड होगा या 0 होगा या 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, तो इट विल बी कॉल्ड बाइनरी ट्री, ठीक हो गया। बाइनरी ट्री में क्या होगा? हर नोड का या तो 0 चाइल्ड होगा या 1 होगा या आपके पास मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। अगर 2 से ज्यादा होते हैं देन इट विल बी कौन सी ट्री होगी? जनरल ट्री हो जाएगी। इस तरह अदर भी आपके पास हैं, बैलेंस ट्री, अनबैलेंस ट्री। फिर जब हम ये हमारे ट्री का और फिर बाइनरी साइड ट्री का जो एक टॉपिक होगा लेक्चर, उसमें फिर हम इन चीजों को जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास टाइप्स हैं कि ट्री को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो है, जो ट्री की तरह नॉन लीनियर है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ग्राफ। ग्राफ इन अदर वर्ड्स हम इसको सिंपल नेटवर्क भी कहते हैं कि ये हमारा नेटवर्क मॉडल है, ठीक हो गया। किसी प्रॉब्लम सिनेरियो को देखते हुए हम एक नेटवर्क ड्रॉ कर देते हैं, फाइन। अब ग्राफ क्या है? ग्राफ आपके पास इट इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ईच एलिमेंट ऑफ ग्राफ जो है आप लोगों के पास क्या होगा? रिप्रेजेंटेड थ्रू ए नोड, यानी कि इसके हर एलिमेंट को आप लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे? एक नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। और आपके पास इंपॉर्टेंट जो वो हैं ग्राफ की टाइप, वो कौन सी हैं? कनेक्टेड ग्राफ एंड वेटेड ग्राफ। कनेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जो है, मैं आपको और भी इसकी टाइप डिस्कस करते हैं। ये जो ग्राफ है आपके पास, इस ग्राफ को हम साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव 3 नोड, ये आपके पास 3 नोड्स हैं ए बी, इट इज नॉट ग्राफ। वाई वी आर कॉलिंग दैट इट इज नॉट ग्राफ? बिकॉज इट हैव नो सिंगल लूप। इसमें कोई एक सिंगल लूप भी नहीं है, क्लोज पाथ भी नहीं है।
आपके ग्राफ में और ट्री में फर्क यही होता है कि ट्री में कोई क्लोज पाथ नहीं होता, लेकिन ग्राफ में आपके पास कम से कम एक क्लोज पाथ लाजमी होता है। अगर मैं इसको ऐसे करता जाऊं तो ये तो हमारे पास ट्री ही बनती जा रही है, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक को एज ऐसा लगा दूं, जैसे ये लगा दिया, ये एज लगा दिया, ये एज लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा पाथ। तो इस जब एक क्लोज हो जाएगा तो ये हमारे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा, साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। और इससे पहले जो मैं ड्रॉ करता जा रहा था, ये हमारे किस इसको प्रेजेंट करते हैं, ए साइक्लिक को। अब हमारे पास बाज ग्राफ होते हैं जो डायरेक्टेड होते हैं, बाज जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ होते हैं। डायरेक्टेड मसलन अगर आप लोग दो नोड ले रहे हैं ए एंड बी और उनको लिंक कर रहे हैं, अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने ए से बी की तरफ जाना है या बी से ए की तरफ? दोनों पाथ वैलिड हैं, दोनों मूव जो है वो वैलिड मूव हैं, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ को लीड करेगी। ऐसे एजेस या ऐसे जो कनेक्शन होंगे ये किसको लीड करेंगे, ये आप लोगों के पास अनडायरेक्टेड ग्राफ को लीड करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूं, एरो, तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ हम ए टू बी मूव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मूव फ्रॉम बी टू ए, कि हम नोड बी से ए की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। फिर हमारे पास होते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में ये होता है कि हम हर एज को एक वेट, और वो वेट जो है एनी कास्ट भी हो सकती है, डिपेंड ऑन प्रॉब्लम, या आपका डिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉब्लम सिनेरियो क्या है जिसके लिए आप लोग ये ग्राफ या नेटवर्क बना रहे हो। ठीक हो गया? तो ये इस पे डिपेंड करता है कि अगर उसके एज के ऊपर वेट है तो वो आपका वेटेड ग्राफ कहलाएगा, वरना वो वेटेड ग्राफ नहीं होगा। फिर हमारे पास जो था कनेक्टेड ग्राफ में, और फिर एक होता है स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। स्ट्रांगली कनेक्टेड में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास 4 नोड हैं ए बी सी डी, अब ये आपस में तो कनेक्टेड हैं ए बी सी डी, लेकिन इनको हम कनेक्टेड ग्राफ तो कहेंगे, बट दीज आर नॉट स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। ये स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। इसकी रीजन है क्योंकि यू हैव नो एज बिटवीन बी एंड डी, लेकिन जब आप बी और डी के दरमियान एज, एंड यू हैव नो एज बिटवीन ए एंड सी, और जब आप लोग ए और सी के दरमियान एज ड्रा कर लोगे, देन इट विल बिकम स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। ठीक हो गया? तो कनेक्टेड ग्राफ और स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ में फर्क है। आपका जो भी नेटवर्क होगा, जो भी ग्राफ होगा, वो कनेक्टेड है अगर उसके एजेस, मैक्सिमम एजेस कनेक्टेड हैं, लेकिन फुली कनेक्टेड नहीं है, कुछ एजेस रिमेनिंग है, कुछ नोड डायरेक्टली कोई कनेक्ट नहीं हो रहे, तो फिर आप लोगों का वो ग्राफ कनेक्टेड होगा। लेकिन अगर हर दो वर्टिसेस या नोड जो हैं वो अगर इकट्ठे कनेक्टेड हैं, यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो रहे हैं, तो वो आप लोगों के पास कौन सा होगा, स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? ओके, ये तो हमने आज के लेक्चर में डेटा स्ट्रक्चर का जो है ओवरव्यू डिस्कस किया। ठीक है, एक रीकैप लिया, क्योंकि हमारे आगे जितने भी हमने डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम एनालिसिस के जितने भी हमारे टॉपिक आएंगे उसमें इन्हीं डेटा स्ट्रक्चर में से, जैसे ट्री है, ग्राफ है, आपके पास कहीं पे पॉइंटर का यूज़ होगा, कहीं पे आप लोगों के पास स्टैक का यूज़ होगा, तो इनके आइडिया जानना हमारे लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो पहला लेक्चर भी हमने इसी चीज़ पे फोकस किया कि हमें एक रीकैप हो जाए, एक रिवाइज हो जाए कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं, और कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें किस टाइप के प्रॉब्लम के लिए जो है वो हेल्प कर सकता है। तो स्टार्ट हमने लिया था कि आपके पास डेटा क्या होता है। डेटा जो होता है ये आपके पास कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर है, सिंपल डेटा। अब डेटा को जब हम लोग स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम अपने डेटा को टेम्पररी टाइम के लिए मैनिपुलेट और स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ता है, एक टर्म यूज करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। फाइन। और अगर आप अपने डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट फॉर परमानेंट इसके लिए करना चाहते हो, तो देन यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस एंड फाइलिंग सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर आप लोग टेम्पररी बात करते हो, टेम्पररी का हमें कैसे पता चलेगा कि दिस वन इज डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज टेम्पररी बेस, यानी कि टेम्पररी इसकी स्टोरिंग भी कर रहा है और मैनिपुलेशन भी कर रहा है। आपके किसी भी लैंग्वेज के
मतलब आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई होगी, तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में जो आप लोग वेरिएबल और एरे वगैरह यूज करते हैं, तो ये आप लोगों के पास डेटा स्ट्रक्चर है। क्योंकि जब प्रोग्राम का एंड होता है, आप प्रोग्राम एंड करते हो, तो उस डेटा स्ट्रक्चर की वैल्यू लॉस हो जाती है। और डेटाबेस में ये काम नहीं होता। डेटाबेस में आपका डेटा जो है परमानेंट सेव पड़ा रहता है। अब जब भी आप लोगों को कोई क्वेरी हो या आप लोग उससे डेटा को रिट्रीव करना चाहें, देन यू कैन डू इजीली। ठीक हो गया। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, इसको हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं, बट देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑन द बेस ऑफ विच यू आर गोइंग टू क्लासिफाई डेटा स्ट्रक्चर टर्म। ठीक है, कौन कौन से? पहला है कि आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हम डेटा स्ट्रक्चर को दो इसमें कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जो आपके पास इन सीक्वेंस जो है आपको एक लाइन में डेटा को रिप्रेजेंट करें। ठीक हो गया। नॉन लीनियर जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ लाइक ट्री, ग्राफ, ऐसी फॉर्म में आप लोगों को डेटा को प्रेजेंट करें, तो वो हमारे पास कौन सी वो कहलाएगी? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के फर्दर आप लोगों के पास दो टाइप हैं। एक सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक होता है आपके पास पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होगा? आपके तमाम एलिमेंट जो हैं वो सीक्वेंस में, यानी कि मेमोरी स्ट्रक्चर में भी वो सीक्वेंस में पड़े हुए होंगे। और जो पॉइंटर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास जो मेमोरी में डेटा पड़ा होगा वो आपके पास डिस्पर्स फॉर्म में पड़ा होगा। कोई एक डेटा एक लोकेशन पे पड़ा होगा, दूसरा दूसरी लोकेशन पे पड़ा होगा, तीसरा डेटा आपके थर्ड लोकेशन पे पड़ा होगा, लेकिन उनके दरमियान कोई सीक्वेंस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू योर मेमोरी स्ट्रक्चर। फाइन। अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एक और है कि हम ऑन द बेस ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा स्ट्रक्चर को कितनी टाइप में क्लासिफाई कर देते हैं। देन अगेन यू हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन जो है आपके पास फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है। लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आप लोग यूज करते हो वो आपके पास एरे है। एरे हम इसको लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स एलिमेंट कैन बी मैप्ड ओवर मेमोरी स्ट्रक्चर इजीली। आप इसके एलिमेंट्स को मेमोरी स्ट्रक्चर पे मैप कर देते हो आसानी से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके एरे की डेफिनेशन बनती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट विद एन कंसेक्टिव इंडेक्स नंबर एंड सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। तो आप लोग सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन की बेस पे अपनी एरे को जो है इजीली कहाँ पे? मेमोरी स्ट्रक्चर के ऊपर मैप कर लेते हो। तो इसलिए हम एरे को, वन डायमेंशनल एरे को किस कैटेगरी में डाल देते हैं? लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनके एलिमेंट्स को आप लोग इजीली मैप नहीं कर सकते ओवर मेमोरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मेमोरी स्ट्रक्चर के ऊपर आप लोग उसको इजीली मैप नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि वो तमाम डेटा स्ट्रक्चर जिनके एलिमेंट इजीली मैप नहीं हो सकते, तो हमें उसको पहले मैप करना पड़ता है वन डायमेंशनल एरे में। देन वन डायमेंशनल एरे को जो हम मैप कर देते हैं कहाँ पे? मेमोरी स्ट्रक्चर में। तो ये इन दो आपके पास जो है ऑन द बेस ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर जो है आपके पास दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर हो गए, एक लॉजिकल, एक आप लोगों के पास जो है वो फिजिकल है। फिर हमने इनकी कुछ टाइप डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले है एरे। एरे जो है हमारे पास टू टाइप के होते हैं, वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल जो है ये लीनियर है। ठीक हो गया, लीनियर। और आपके पास कौन सी इस कैटेगरी में आ जाएगा? लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर में। और टू डायमेंशनल आपके पास फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर में आ जाता है। तो डोप वेक्टर मेथड एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हम अपनी टू डायमेंशनल एरे को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वन डायमेंशनल में हम यूज करते हैं। और उसके दो प्रिंसिपल्स हैं, रो बाय रो या रो मेजर ऑर्डर या कॉलम बाय कॉलम, कॉलम मेजर ऑर्डर। तो इन दो मेथड से हम क्या करते हैं? टू डायमेंशनल एरे को वन डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर लेते होते हैं। इसके बाद जो था हमने नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा वो था हमारे पास स्टैक। स्टैक जो है आपके पास लीनियर है और सिक्वेंशियल है। ठीक है, इसके दो प्रिंसिपल्स हैं कि आपके पास फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस पे स्टैक को वर्क किया जाता है। इसके एक आपको एक एरे चाहिए, इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए। एक वेरिएबल जो इसके टोटल साइज को प्रेजेंट करेगा, दैट इज n, और दूसरा वेरिएबल जो इसके एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करते वक्त आप इंक्रीज और डिक्रीज करोगे, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉमनली हम उसको नाम देते हैं टॉप का। ठीक हो गया।
तो अब आपके पास इसके साथ दो और कंडीशन अटैच होती हैं, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होता है? जब आपके स्टैक एम्प्टी हो एंड यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट तो अंडरफ्लो होगा, और अगर आपकी स्टैक फुल हो और अब यू वांट टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट देन ओवरफ्लो विल बी अकर। फाइन। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि क्यू क्या है? क्यू भी आपके पास एक सीक्वेंशियल और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें एलिमेंट भी सीक्वेंस में होते हैं, बट किस ऑर्डर के तहत? जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO के तहत ये स्टोर होते हैं। और इसके भी स्टैक की तरह दो कंडीशन है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो है, और इसके साइज n से प्रेजेंट होता है, और इसके जो एंड हैं, जो दो आप वेरिएबल यूज करोगे वो रेयर और फ्रंट है। रेयर से आपने इंसर्शन करनी होती है, फ्रंट से आप लोगों ने डिलीशन करनी होती है। इसके बाद फिर हमने लिंक लिस्ट पढ़ा। लिंक लिस्ट आपके पास लीनियर तो है, बट इट इज इन फॉर्म ऑफ पॉइंटर है, क्योंकि हर नोड अपनी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा थ्रू इट्स लिंक पार्ट, और उसका सेकंड पार्ट क्या होता है? वो इन्फो पार्ट होता है, जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। हर लिंक लिस्ट एक स्पेशल नोड से स्टार्ट होती है, जिसको हम हेडर नोड कहते हैं। हेडर, देयर इज नो इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ हेडर नोड। और एक एंड होती है एक स्पेशल नोड से, जिसको हम कहते हैं कि एंड ऑफ स्ट्रिंग, और उसका लिंक पार्ट क्या होगा? वो एम्प्टी होगा, नल वैल्यू उसमें पड़ी हुई होगी। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन थी। फिर हमने ट्री को डिस्कस किया। ट्री आपके पास जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है, ठीक हो गया, और फिजिकल की। अब ट्री में आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो थ्रू नोड्स होती है। आपके नोड अगर टॉप फर्स्ट लेवल पे है और वो आपका रूट नोड कहलाता है, और जो आखिरी लेवल पे होंगे वो आप लोगों के लीफ नोड कहलाएंगे, और बाकी जो इंटरनल नोड्स होंगे वो आपके ऐसे नोड्स जिनके जो एज ए पेरेंट भी काम कर रहे हो, जो किसी नोड का चाइल्ड भी हो, तो वो हम डिस्कस करते हैं। फिर हमारे पास ट्री में ये तो जनरल ट्री है, हम जनरल एक ट्री को जनरल कब कहेंगे और बाइनरी कब कहेंगे? अगर आपके ट्री में हर नोड पे 0, 1 और 2 मैक्सिमम चाइल्ड्स हैं या एजेस जा रही हैं, तो हम उसको बाइनरी ट्री कहेंगे। अदरवाइज अगर उसके 2 से ज्यादा चाइल्ड हो जाते हैं, वो हमारे पास जनरल ट्री है। इसके अलावा ट्री की और भी काफी फॉर्मेट्स हैं, जैसे बाइनरी सर्च ट्री है जो हमारी सर्चिंग के प्रोसेस को आसान बनाती है, तो इनको हम अपने नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में जो है वो कवर कर लेंगे। और फाइनली हमने जो डिस्कस किया था वो है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ जो है हमारे पास इट इज आल्सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी थ्रू नोड्स होते हैं, हर नोड कनेक्टेड होते हैं, और ग्राफ को हम एज ए साइक्लिक डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे भी काउंट करते हैं। और ट्री जो है वो हमारे पास क्या होती है? ए साइक्लिक इसमें प्रेजेंट होती है। फिर ग्राफ के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड, अनवेटेड ग्राफ, और फाइनली जो है आपके पास कनेक्टेड या स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ। सो दिस इज द समरी ऑफ आवर टुडे लेक्चर, today first lecture, and inshallah in next lecture we will discuss about algorithm, pseudocode and the characteristics of your algorithm. Fine, inshallah dear student, thank you very much. See you in next lecture. Allah Hafiz.